नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम जो कि 21 जनवरी 2024 के लिए कंडक्ट होने वाला है, इसके लिए सीडीपी यानी कि बाल विकास की ये रिवीजन सीरीज है, जिसमें हमने सीटेट 2022-23 में पूछे गए सभी प्रश्नों का एक तरीके से निचोड़ शामिल किया है, जिसमें टॉप 50 प्रश्न हैं। ये अगर आपकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है तो आपके लिए रिवीजन टेस्ट है या एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट है। इसका एक पार्ट हम और लेकर आएंगे जिसमें 2023 से 2011 तक के सभी प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अभी तक अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपका जो भी पार्ट कमजोर हो उसके अनुसार आप सीटेट प्लेलिस्ट में जाइए। सीडीपी का हमने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है, कंप्लीट सिलेबस कवर किया है, उन पार्ट्स के अनुसार आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अभ्यास लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक तरीके से रिवीजन कराएंगे थोड़ा तेजी के साथ। तो अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका रेस्पॉन्स जरूर देंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? ऑप्शंस हैं मानकीकृत पाठ्यचर्या, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, अगम्य इमारती ढांचा, विविधता को स्वीकृति। तो इसका सही आंसर है विविधता को स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म, ठीक है, ये ऑटिज्म जो विकार है, ऑटिज्म विकार का विशिष्ट लक्षण है? बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाधित संप्रेषण। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं, ये टर्म याद रखिए, अगर मानसिक अवधारणाएं आ रहा है, मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? पाड़, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सही आंसर है स्कीमा। पाड़ और जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी है, ये लेव वाइगोस्की से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित या प्रतिपादन विचार का सही युग्म चुनना है। तो लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण, हार्वर्ड गार्डनर जी घटक दिया है, मैं यहाँ पे सही बता दे रहा हूँ आपके लिए। तो लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण सही है इसका। ऑप्शन जी का घटक यहाँ पे गलत है, ये स्पीयरमैन से संबंधित था, ठीक है, स्पीयरमैन, ये स्पीयरमैन से संबंधित है। पाड़ जो है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, और संवेगात्मक जो परिपक्वता है वो मूरे से संबंधित है, मूरे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है पाड़, पुनर्बलन, अनुबंधन, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो इसका सही आंसर है पाड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? अब इस तरीके के प्रश्न आपको सारे आंसर पढ़ के देखने हैं कि कौन सा ज्यादा सटीक आंसर है, वो आपको लगाना है। समस्या को सही से पहचानना गलत है, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना ये भी गलत है। हाँ, कुछ हद तक सही है, लेकिन सबसे सटीक आंसर होगा वो हम बताएंगे। इसमें पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा, कि वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, ठीक है। जिस तरीके से आपने जो बाधा जो उत्पन्न करेगा वो पूछा है, ये भी ध्यान रखना है, बाधा उत्पन्न करेगा। तो आप अगर किसी पारंपरिक तरीके पर ही स्थिर रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। बल्कि ये सारे क्या होंगे, बाधाओं को सॉल्व करने के लिए जरूरी स्टेप्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील समय कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर है आरंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं?
तथा उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है अनुकरण या वस्तु स्थायित्व, और एक साथ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जीन प्याजे की अवस्थाएं हैं उनके अनुसार बताना है। तो ये सही आंसर होगा इसमें संवेदी गामक, जो जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट, प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो सही आंसर है तार्किक सोच। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की अंकों की व्यापकता का पता लगाना। गलत है ये। विद्यार्थियों के सीखने की प्रकृति की समझ बनाना। ठीक है, जो प्रोग्रेस है विद्यार्थियों की सीखने की, लर्निंग की, उसकी समझ विकसित करना, ये सही है। संभाव सफल असफल विद्यार्थियों की पहचान। गलत है। विद्यार्थियों को ग्रेड देना, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? तो लेव वाइगोस्की ने, तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो होगा भाषा। लेव वाइगोस्की आए तो उन्होंने जो उनका जो मतलब विकास का जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो उन्होंने सबसे ज्यादा समाज पर, ठीक है, और दूसरा संस्कृति पर, समाज संस्कृति, और चूंकि व्यक्ति अगर वो समाज में रह रहा है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है भाषा, भाषा पर बल दिया है। साथ में 2 चीज़ें उनकी और जुड़ती हैं, पाड़, और एक जुड़ती है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, एक चीज़ और जुड़ती है MKO। ठीक है, निकट से निकट का संबंध। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 चीज़ें लेव वाइगोस्की से संबंधित है। लेव वाइगोस्की का वीडियो सेपरेट है, आप उसके लिए सीटेट प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 12 नंबर देखिए, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया है? तो इसका सही आंसर है लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर, और प्रत्येक के 2-2 चरण भी बताए हैं, कुल 6 चरण बताए हैं। एक बार लॉरेंस कोहलबर्ग को सही से पढ़ लीजिए, तीनों स्तर और 6 जो चरण हैं उनके बारे में। इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है हर बार। ठीक है, मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ, इसको ढंग से पढ़ लीजिए। इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल पर भी एक शॉर्ट जो है नोट डाल दिया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जो बुद्धि लब्धि है IQ परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? ऑप्शन है पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। सही आंसर है पक्षपाती मानदंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट जो है वो चर्चा निम्न में से किसने की है? सही आंसर है लेव वाइगोस्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अवधान न्यूनता अत क्रियाशीलता ADHD। ठीक है, तो विकार से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में क्या सही है? आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, ये आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखना। आवेगशीलता ADHD यानी आवेगशीलता। वह काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, उनमें सभी को सुनने की सहनशीलता होती है, क्रियाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। सारे गलत हैं। अधिगम विकार में आता है ये टॉपिक। अधिगम विकार से संबंधित हमारा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसके लिए देख लीजिए, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं इसके, वहाँ से आप देख सकते हैं। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में किसके लिए चर्चा और वाद विवाद? ऑप्शन है BF स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। सही आंसर है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत चर्चा और वाद विवाद के लिए बहुत महत्व देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का संस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण। रट डालिए इनके लिए, या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है निकटतम परिवार। ठीक है, जो निकटतम जो परिवार है अपने, और जो ब्लड रिलेशंस हैं वो सारे आएंगे आपके प्राथमिक सामाजिकरण, पास पड़ोस, परिवार, ब्लड रिलेशंस। ठीक है, और बाकी सारे कहाँ आते हैं? द्वितीयक
समाजीकरण। हर बार सीटेट में एक प्रश्न पूछा जाता है, वो बहुत सिंपल है, जरूर इसके लिए एक बार देख लीजिए, अगर आता है तब भी रिवीजन कर लीजिए। 80 नंबर देखिए, जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में जो बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? केंद्रीकरण, समायोजन, असंतुलिनीकरण, संवेदन। तो सही आंसर है इसका समायोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्वालीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण गलत है, क्योंकि मौखिक संप्रेषण का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं ये पूछ रहा है, तो इसका व्यवहार होता है वो पुनरावृत्ति आचरण या व्यवहार। ठीक है, ये व्यवहार, इस बात को सही से ध्यान रखिए। जो स्वालीनता या ऑटिज्म ग्रसित बच्चे हैं, वो उनमें जो परेशानी होती है, विकार होता है, वो मौखिक संप्रेषण विकार होता है, जबकि वो किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, तो पुनरावृत्ति आचरण या व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। 20 नंबर है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल गलत है। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, गलत है। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, बिल्कुल सही। जिनमें औसत से अधिक क्षमता होती है वो कहाँ आते हैं? प्रतिभाशाली। इसके लिए टर्मन ने 140 से प्लस IQ लेवल भी डिफाइन किया है। ठीक है, 140 से प्लस, जिनमें 140 या 140 से अधिक IQ लेवल होता है, वो प्रतिभाशाली माने जाते हैं। ठीक है, रचनात्मकता मौलिकता की कमी होती है, तो ये भी गलत है। 21 देखिए, रचनावाद किसका समर्थन करता है? विद्यार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति आ गया तो गलत। पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का, पहले से अर्जित ज्ञान, वो भी गलत है। और रटकर याद किए जाना, ये तो गलत है रचनावाद में। ठीक है, तो सही आंसर होगा नए ज्ञान का सृजन या नए ज्ञान का अन्वेषण। 22 देखिए, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना, समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना बुद्धिमत्ता की, कौन सी बुद्धिमत्ता की विशेषता है? अंतःवैयक्तिक, गतिशीलतात्मक, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी। तो सही आंसर है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक नहीं, ध्यान रखना, ये इंटरपर्सनल होता है। ठीक है, इंग्लिश देखेंगे तो इंटरपर्सनल मिलेगा। ठीक है, और ये इंट्रापर्सनल होता है, INTRA का फर्क है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सही आंसर होगा तीसरा। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का क्षेत्र है? ऑप्शन है ऐकिक और अवैज्ञानिक, निर्धारित और स्तर, अंतराविषयात्मक और गतिशील, अस्पष्ट और, ठीक है, और प्राचीन। तो सही आंसर है अंतराविषयात्मक और गतिशील। 24 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे जो है संतुलन, क्रमबद्धता और वर्गीकरण किस अवस्था में समझते हैं? ठीक है, संवेदीकामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। सही आंसर है इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। ठीक है, अवस्थाओं के और उनके जो लक्षण हैं, इनको सही से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी हर साल एक प्रश्न से संबंधित पूछा जाता है। 25 देखिए, समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, अध्यापक केंद्रित समावेशन की बात कर रहा है तो प्रतियोगिताओं को गलत हो जाएगा समावेशन में। ठीक है, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र, ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि बाल केंद्रित की बात होती है। वैयक्तिक भिन्नताओं की अनदेखी करना, ये भी गलत है। और अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प यानी कि डिजाइन को क्रियान्वित करना बिल्कुल सही है। 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? ठीक है, ये बताना बाधक बन जाता है। ब्रेल किताबें, ये बाधक नहीं है। स्पर्शनीय मानचित्र, ये भी बाधक नहीं है। लिपिक की मदद लेना, ये भी बाधक नहीं है। लिखित परीक्षाएं बाधक हैं। ठीक है, क्योंकि दृष्टि बाधित है, जो विकार है एक तरीके से दृष्टि विकार, तो लिखित परीक्षाएं बाधक बन जाएंगी। 27 देखिए, भाषा और विकार कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है। एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, गलत है। किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल गलत है। स्थिर और एक रूप तरीके से ही अंतःक्रिया करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक रूप तरीके से नहीं करते हैं। इनका जो अंतःक्रिया करने का वो होता है, वो बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो भाषा और विचार, एक दूसरे को हम अपने विचारों को भाषा के द्वारा ही वर्णित कर सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है बहुत सटीक।
नेक्स्ट है 28, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो सही आंसर होगा अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी। ठीक है, कभी कभी सीटेट में अधिगमकर्ता लिखा होता है तो आप इसको छात्र या शिक्षार्थी ही पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्म साक्षात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? संतुलन, असंतुलन, अवबोधन, भ्रम। तो सही है संतुलन। क्वेश्चन नंबर 30 है, अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है? जेंडर विविधता, जेंडर सकारात्मकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता। सही आंसर है जेंडर रूढ़िवादिता। इससे संबंधित प्रश्न भी हर साल एक प्रश्न आता है, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, 31 देखिए, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बहुत अमूर्त और जटिल गलत हो जाएगा, बहुत जटिल होगी या बहुत अमूर्त होगी, बल्कि मूर्त और सरल होनी चाहिए। ठीक है, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत बिल्कुल गलत है, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित बिल्कुल सही है, अति आसान और अत्यधिक सरल भी नहीं होनी चाहिए, अति आसान हो गया। ठीक है, तो विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। 32 देखिए, अधिगम हेतु यानी सीखने हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो बताना है जो सही नहीं है। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन सतत होना चाहिए, ये भी सही है। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। तो तीसरा गलत होगा, चौथा सही होगा। स्व मूल्यांकन भी, खुद का मूल्यांकन करना, ये भी मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। तो तीसरा आंसर गलत होगा। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षण यानी कि स्टैंडर्ड परीक्षण द्वारा बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि जहाँ कमी हो वहीं हमको सिखाना है, इसलिए सीसीई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में से कौन सा सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है? तो सकल कौशल मोटर और सूक्ष्म गतिक कौशल दो तरीके के ये कौशल होते हैं। तो सकल मोटर वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, पूरी मांसपेशियों का एफर्ट लगता है। तो इसमें देख लेते हैं, फुटबॉल को किक करना, सुई में पिरोना, धागा पिरोना तो कम एफर्ट लगेगा, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना बहुत कम एफर्ट लगेगा, ट्रेड में बीड लगाना ये भी कम एफर्ट है, फुटबॉल को किक मारना समस्त मांसपेशियों को जहां सक्रिय होना पड़े वो सकल मोटर कौशल कहलाता है। ये प्रश्न भी हर साल लगभग आया है। 34 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए किस पे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? बहुत सरल है, आपको पता होगा मातृभाषा। कभी कभी मातृभाषा की जगह स्थानीय भाषा आ सकता है, तो आप वो भी सही कर सकते हैं अगर मातृभाषा दिया हो। ठीक है, 35 देखिए, एक पेंसिल को पकड़ना किस प्रकार का उदाहरण है? मैंने बताया था पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल है और फुटबॉल को धकेलना सकल गतिक कौशल है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? तो इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, 11 से 15 वर्ष होती है। यहाँ पर सामाजिक मुद्दों, न्याय के प्रति समझ, कल्पना का विकास, ठीक है, कल्पना और समस्या समाधान, इस तरीके की चीजें यहाँ पर होने लगती हैं, तो इनको ध्यान रखिए। ठीक, कल्पना, समस्या समाधान और सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? बहुविषयकता शिक्षा, कठोर पाठ्यक्रम, योगात्मक आकलन। कठोर पाठ्यक्रम नहीं है, योगात्मक आकलन की जगह रचनात्मक आकलन है। ठीक है, रचनात्मक आकलन, इसको ध्यान रखिए। और परीक्षा केंद्रित की जगह बाल केंद्रित है। ठीक है, और कठोर की जगह लचीली। ठीक, और बहुविषयकता शिक्षा ये बिल्कुल सही है। 38 है, संज्ञान और भावनाएं क्या हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र, बिल्कुल गलत है। एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित, तो ये भी गलत है। एक दूसरे से अंतः संबंधित, बिल्कुल सही है। ठीक है, वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल गलत है। तो जो संज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। 39 देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है उसके अनुसार। ठीक है, ये 8 प्रकार की बुद्धि, इसको सही से पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए कौन सी हैं,
क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न है दूसरा वो ये है, बहुविधि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिए हावर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें बुद्धि 8 प्रकार की होती है, इनके अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बुद्धि का स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखें। बुद्धि को तेज नहीं किया सकता, गलत है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, नहीं, क्योंकि जो IQ लेवल है वो मापा जा सकता है, लेकिन जैसे हमने अभी एक प्रश्न में पढ़ा था उसमें वहां पर कुछ क्या होता है, कुछ दिक्कत, कुछ बाधाएं हैं, जैसे पर्यावरणीय जो एस्पेक्ट्स है उसको मापने में परेशानी होती है, तो और ये कुछ पक्षपाती भी होता है। सभी बुद्धियों व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है, बिल्कुल गलत है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों का नामीकरण, लेबलिंग गलत है। समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, ये भी गलत है। समूहीकरण विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को, प्रोग्रेस को समझना सही है। कम अंक वाले विद्यार्थियों का अवरोधन यानी कि उनको अगले क्लास में जाने से रोकना, ये भी गलत है, तो सही आंसर होगा थर्ड। 41 देखिए, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्प। ठीक है, डिसलेक्सिया पता होगा क्या है, लेकिन चूंकि आंसर देने का तरीका इन्होंने बदल दिया है तो आपको यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखना है, बोध। तो जो लेख है, लेख का जो बोध यानी कि समझना, वो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में जो कठिनाई है वो क्या, वो पठन वैकल्प यानी डिसलेक्सिया। 42 देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर, ठीक है, काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस साल के लिए। आंसर है लाक्षणिक प्रकार्यता। 43 देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है। ऑप्शन है विद्यार्थियों में भय पैदा करना, निरंतर, गलत है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, अभी हमने देखा ही था, गलत है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना और ताकि उन्हें सहायता प्रदान की जा सके, बिल्कुल सही है। नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय या कक्षा में अवरोधन, ये सारे गलत होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या है, तो जेंडर ध्यान रखिए एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। कभी कभी हम वंशानुगत तो नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर आनुवांशिक लक्षणों द्वारा आंसर सही कर देते हैं, तो ध्यान रखिए ये जन्मजात प्रवृत्ति, ये भी गलत है। सही आंसर है सामाजिक संरचनाओं द्वारा विकसित होता है। 45 देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में किसमें विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभिसारी सोच गलत है। ठीक है, प्रकार्यात्मक स्थिरता गलत है। अपसारी सोच सही है। अनुक्रिय सिद्धांत गलत है। हमेशा ध्यान रखिए जो अपसारी सोच है, अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट, ठीक है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो, उसमें क्या होता है, बच्चा सृजनात्मकता को सीखता है। ठीक है, तो इसमें क्रिएटिविटी को सीखता है, तो सही आंसर हमें रखना है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन नहीं। ठीक है, ध्यान से इसे रख लीजिए। और यहीं पर जो समालोचनात्मक चिंतन होता है उसका भी विकास अपसारी चिंतन के ही स्वरूप में होता है। समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है। तो जिज्ञासा की प्रबल भावना बिल्कुल सही है। अभिसारी चिंतन यह नहीं है। ठीक है, अपसारी चिंतन होना चाहिए। उच्च स्तरीय समस्या का कौशल, समाधान का कौशल सही है। नवाचारी अनूठे विचार सही है। 47 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। तो सही आंसर है आपको भाषा। और एक बात मैं बता दूं यहाँ पर, लेव वाइगोत्स्की ने जो जैविक फैक्टर है, ठीक है, उसकी उपेक्षा होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना प्रश्न। 48 देखिए, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। जो दर होती है बच्चों की, ग्रोथ रेट होती है, वो अलग अलग होती है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ये भी सही है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, तो ये गलत है। ठीक है, जो विकास होता है वो बहुत सारे एस्पेक्ट, पर्यावरण, आनुवंशिकता और भी बहुत सारे एस्पेक्ट से प्रभावित होता है। विकास निरंतर होता है, ये सही है। तो जो सही नहीं है वो पूछा था, तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। 49 देखिए, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। नकारात्मक रूप से किसके द्वारा प्रभावित होगा। अध्यापक द्वारा पाठ प्रदान करना, ये सही है।
पार लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे को उसके उच्चतम स्तर यानी जी की ZPD तक पहुंचने के लिए दी जाने वाली सहायता होती है। तो निराशा की भावना, ये आंसर सही हो जाएगा। जो निराशा की भावना है वही नकारात्मक रूप से इससे बच्चा प्रभावित होगा। विद्यालय की मुद्रित यानी कि प्रिंट रिच मटेरियल सही आंसर है। और विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार वैयक्तिक रूप से दिए जा रहे अनुसंधान, इससे भी बच्चे नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगा। सबसे ज्यादा किससे होगा? निराशा की भावना। 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आप अपने विद्यार्थियों को, 2 बार लिख गया है सॉरी, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? अभिसारी चिंतन गलत होगा, अपसारी चिंतन होना चाहिए। कंठस्थीकरण यानी रटाना गलत होगा। निष्क्रिय अनुकरण गलत होगा। स्वचिंतन सही आंसर है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके रिवीजन में मददगार साबित हुआ हो। तो हमें कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा और किस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।